हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना थर्ड टॉपिक दैट इज एक्सरे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ द टारगेट, बी साइज ऑफ द टारगेट, सी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एंड डी एटॉमिक मास ऑफ द टारगेट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पूछा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे स्पेक्ट्रम में हमारे पास दो तरह की एक्सरेज होती हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रा है जिसमें आप देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूस पार्ट भी है और ये पीक्स वाला पार्ट भी है। तो जो ये कॉन्टिन्यूस वाला है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और ये जो पीक्स आ रही हैं जिस पार्ट में उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। अभी ये कैसे बनता है उसको समझते हैं पहले। यहाँ देखो, हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं एक्सरे ट्यूब में, उसके पीछे दो तरह की फिजिक्स काम करती है। फर्स्ट जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है वो हमारे पास ब्रह्म-स्ट्रॉलन रेडिएशंस की वजह से आता है, और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस की वजह से आता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे ब्रह्म-स्ट्रॉलन एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब टारगेट पे स्ट्राइक करता है तो टारगेट में एटम्स होंगे और उन एटम्स में क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। जो ये न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग एरिया में उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा तो ये क्या होएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इस स्लो डाउन की वजह से क्या होएगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होएगी, कम हो जाएगी, और वो जो एनर्जी लॉस होएगी इलेक्ट्रॉन की वो होएगी एक्सरेज की फॉर्म में। जैसे कि आप इस इलेक्ट्रॉन के केस में देख सकते हो, जब ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आया तो ये क्या है, स्लो डाउन हो गया, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी, और जो उसकी एनर्जी कम हुई वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज हुई, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म-स्ट्रॉलन रेडिएशन। और इन रेडिएशंस की वजह से हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा वाला पार्ट आता है। तो ये पीक्स कहाँ से आई? पीक्स आती है टारगेट की जो एटम है उसमें डिफरेंट शेल्स होंगी। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम पे स्ट्राइक करा तो उस एटम में डिफरेंट शेल्स होंगी। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होएगी कि वो इनर शेल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, इजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होएगी, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन इसकी स्पेस पे आएगा, और जो दोनों में से ये वाला, अगर मानो यहाँ से इसकी नेबर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन आया तो ये एनर्जी डिफरेंस होएगा जो दोनों शेल्स के बीच में, उतनी डिफरेंस वाली एनर्जी क्या होगी, रिलीज होएगी। सिमिलरली फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई, इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है एंड सो ऑन। जो रेडिएशंस हमारे पास यहाँ से एमिट होंगी क्योंकि वो यहाँ पे एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रही है, राइट। तो ये अगर जो दो एनर्जी लेवल्स जिनमें ट्रांजिशन हो रही है वो क्लोज होंगी तो एनर्जी कम होगी, अगर वो दूर दूर होंगी तो एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, पीक्स आ रही हैं। आई होप आपको ये एक्सरे स्पेक्ट्रा क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्यों बनता है, ब्रह्म-स्ट्रॉलन की वजह से, और कैरेक्टरिस्टिक जो ये पीक्स आती है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से आती हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात कर रहे हैं, मींस ये वाली जो पीक्स आ रही हैं इसकी, और वेवलेंथ और एनर्जी में हमें रिलेशन पता है, ई क्या होता है, एच न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। मींस जो हमारी वेवलेंथ है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस एनर्जी पे ही डिपेंड कर रही है। तो जो हमारे पास एक्सरेज एमिट होंगी उसकी वेवलेंथ या एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ये शेल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उस पे। और ये शेल्स किसकी प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक नंबर की। जितना एटॉमिक नंबर कम होएगा उतनी शेल्स कम होंगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है नंबर ऑफ शेल्स भी क्या है, इंक्रीज करती हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ टारगेट नो, साइज ऑफ टारगेट नो, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट यस। तो सी हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम हैविंग वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फाइंड करनी है एक्सरेज की। एक्सरेज होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, फोटॉन्स ही होते हैं हमारे पास,
और फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन हमें पता है क्या होता है, उसको यूज करेंगे। वेवलेंथ क्या गिवन है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको हम 10⁻⁻10 मीटर लिख रहे हैं यहाँ पे। और फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन पता है हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। और एनर्जी भी फाइंड करनी है, एनर्जी फोटोन की हमें पता है क्या होती है एच न्यू। तो इन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें गिवन है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सी की वैल्यू लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें गिवन है कितनी 1.5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 पे कैंसिल हो गया, 1.5 × 2 = 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये मीटर मीटर कैंसिल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट वैसे भी पर सेक होती है और वो क्या होती है हर्ट्स। तो यहाँ से आ गया 2 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 18 होएगा ना, ये माइनस है ऊपर जाके पॉजिटिव पावर होएगी, 8 + 10 18 हर्ट्स आ गया। दूसरा क्या फाइंड करना है, एनर्जी। एनर्जी एच की वैल्यू पुट करेंगे, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, वो क्या और वो क्या होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी अभी हमने यहाँ पे फाइंड करी, ये वाली यहाँ पे यूज करी, तो क्या आएगा यहाँ पे इंटू फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻18। हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं पर सेक, तो ये पर सेक कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.2 × 10⁻16 जूल। तो ये आंसर आ गया हमारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्सरे की, जिसकी हमें वेवलेंथ गिवन थी। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, ऑप्शन ए आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरेज वेवलेंथ लाइज इन विच रेंज। तो एक्सरेज की रेंज बतानी है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्सरेज चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एक्सरेज होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का पार्ट होता है जिसकी वेवलेंथ किस रेंज में लाई करती है, नैनोमीटर की रेंज में। तो यहाँ पे ए आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सरेज आर डायफ्रैक्टेड बाय ए सिंगल स्लिट, बी डबल स्लिट, सी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डी क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। डायफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि डायफ्रैक्शन तब होती है जब जो भी ऑब्जेक्ट है जिससे डायफ्रैक्शन हो रहा होगा उसकी जो स्पेसिंग होगी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ की रेंज की होगी, मींस उसके कंपैरेबल होगी। एक्सरेज के रिलेटेड आपने एक्सरे डायफ्रैक्शन भी स्टडी करा होगा जिसमें हम क्रिस्टल प्लेन से एक्सरे डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। वो क्यों होता है एक्सरे डायफ्रैक्शन, क्योंकि जो क्रिस्टल्स के बीच में ये स्पेसिंग होती है, क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में ये स्पेसिंग नैनोमीटर की रेंज में होती है, मींस ये एक्सरेज की वेवलेंथ के कंपैरेबल होती है, इसलिए हमारे पास एक्सरे डायफ्रैक्शन का वहां पे यूज होता है। तो क्या ऑप्शन हो गई डी क्रिस्टल्स। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल्स के बीच में जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनकी जो स्पेसिंग होती है वो हमारे पास नैनोमीटर की रेंज में होती है और नैनोमीटर हमारे पास किसकी वेवलेंथ की रेंज है, एक्सरेज की। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ V1 एंड V2 विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में दो पोटेंशियल्स पे V1 एंड V2 हमें बताना है कि V1 बड़ा है या V2। यहाँ पे ये पोटेंशियल कौन सा है, मैं आगे आपको एक्सरे ट्यूब पे क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां पे आपको समझ आएगा कि जब हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सरे ट्यूब में कैथोड और एनोड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस वही वाला है। और वेवलेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास रिलेशन होता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 12,400 डिवाइड बाय पोटेंशियल V आंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ का रिलेशन होता है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लैम्डा मिनिमम है वो पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो लैम्डा मिनिमम 1 है दैट इज लेस देन लैम्डा मिनिमम 2। यहाँ पे देखो ना ये कम है, जीरो वाली साइड पे ये बड़ा है, तो लैम्डा मिनिमम 2 है वो ग्रेटर है किससे, लैम्डा मिनिमम 1 से। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो V1 है वो ग्रेटर है V2 से। तो ये आई होप आपको समझ लगा होगा। हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा कि वेवलेंथ और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड में, उनमें इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ बड़ी है तो पोटेंशियल क्या होएगा, उसका कम होएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो लैम्डा मिनिमम 1 था ये V1 के कोरस्पॉन्डिंग वो कम था, यहाँ से पता चला कि V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। तो कौन सा आंसर आ गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ Bragg's scattering in KCl crystal is 30 डिग्री for 0.30 नैनोमीटर एक्सरे।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स ऑफ KCl। तो ये एक्सरे डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक्सरे डायफ्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट एंगल बोला है, स्मॉलेस्ट बोला है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 लेंगे। ये n होता क्या है, ऑर्डर बताता है, और ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। साइन थीटा में थीटा एंगल गिवन है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। और ये d क्या होता है, क्रिस्टल्स जो प्लेन होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग। और हमें फाइंड भी क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, तो ये वाला d ही फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पे n को 1 पुट करा तो 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, और फाइंड डी करना है तो टर्म्स को रीअरेंज करा, लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। अभी क्वेश्चन में वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है, पहले तो n गिवन था वो हमने पुट कर लिया। n1 कहाँ से पता चला, क्योंकि उन्होंने स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स होती है 1 से स्टार्ट होके सो ऑन। और यहाँ पे थीटा क्या गिवन है 30 डिग्री, और वेवलेंथ क्या गिवन है 0.30 नैनोमीटर। तो ये वैल्यूज यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करी तो क्या आ गई, डी की वैल्यू 0.30 नैनोमीटर को क्या लिखेंगे 10⁻⁻9 मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास डी का 0.30 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, तो हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 से डिवाइड भी होएगा, तो क्या आ गया 30 इंटू 10⁻11 मीटर स्पेसिंग आ गई। तो कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ए आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है फिलामेंट करंट, बी ऑप्शन है एटॉमिक मास ऑफ द टारगेट, सी ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ से पेनिट्रेशन पावर की बात कर रहे हैं, और पेनिट्रेशन पावर एनर्जी पे ही डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितनी एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। और एक्सरेज की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए यहाँ पे एक्सरे ट्यूब की जो फंक्शनिंग है उसे समझो। यहाँ पे ये क्या होता है हमारे पास कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और ये यहाँ पे टारगेट लगा होता है, जो मेनली हम टंगस्टन यूज करते हैं, ये एनोड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड पे स्ट्राइक करते हैं, और वहां से जो मैंने ऊपर आपको 2 प्रिंसिपल्स बताए थे, ब्रह्मस्ट्रॉलिंग और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, वो सारा फिनोमिनन यहाँ पे होता है, और हमारे पास एक्सरेज स्ट्राइक करती हैं। तो ये एक्सरेज किस पे डिपेंड करेंगी, इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन हुए उनकी एनर्जी पे। और उन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ये कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसने क्या है इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है एनोड की तरफ, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड में ज्यादा होएगा, तो उतनी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। फिर जो एक्सरेज होंगी उतनी ही वो ज्यादा एनर्जी की प्रोड्यूस होंगी, और उनकी फिर उतनी ही पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक्सरे बीम है उसकी पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। दूसरा, इसको आप अगर फॉर्मूला की फॉर्म में भी समझना चाहते हो तो कैसे पता कर सकते हैं हम, थ्योरेटिकली जो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर पूछा ना उन्होंने, पेनिट्रेशन पावर होती है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एनर्जी के। जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे, और वो क्या होती है, ईवी। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। यहाँ से अगर आपको वर्किंग पता थी, ये फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी आप डायरेक्टली बता सकते थे इस क्वेश्चन में। और दूसरा, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूला पे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल एग्जिबिट अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजीली। तो यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन एक्स रेज में कहाँ से आ गया। एक्स रेज क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहां पे इलास्टिक भी स्कैटरिंग हो सकती है, इन इलास्टिक भी। इलास्टिक स्कैटरिंग में हमारे पास 3 फिनोमिनन्स होते हैं, कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, और प्योर प्रोडक्शन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो मेटल है जिसपे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंसिडेंट करी, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाले फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो किसमें ज्यादा इजीली होएगा? उस मेटल में जिसकी जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की टेंडेंसी है ज्यादा होगी, मींस जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होएगा। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम। इन सभी में से देखो जो सीजियम है इसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एमिट कर देगा। वैसे भी आप देखो सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इन सब में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है सीजियम का, दैट इज 55। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सीजियम लास्ट में आएगा इन सबके कंपैरेटिवली, क्योंकि सोडियम 11 है, मैग्नीशियम, लिथियम, ये सारे क्या है ऊपर लाई करेंगे, तो ये इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाता है। तो सबसे कम किसका हुआ? सीजियम का। तो सीजियम यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो ये मेटल मोस्टली यूज होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज बेस्ट टू बी यूज्ड एज टारगेट एनोड इन एक्सरे ट्यूब? ऑप्शंस है कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन और नन। तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको एक्सरे जो ट्यूब है उसकी वर्किंग समझाई कि ये कैसे फंक्शन करता है। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे क्या है स्ट्राइक करते हैं, जिससे हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एनोड में ही ये टारगेट फिट होता है, एनोड को ही टारगेट बोलते हैं, और टारगेट हम यहाँ पे टंगस्टन यूज करते हैं। क्यों, उसे समझते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे मींस टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है उसका सिर्फ 1% पार्ट है जो वो एक्सरेज प्रोड्यूस करने में यूज होता है। उसका 99% जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर जाती है। तो यहाँ से हमें समझ लग रहा है कि एक्सरे ट्यूब में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है एक्सरेज के साथ साथ। तो जो टारगेट हम यहाँ पे यूज करते हैं एनोड की फॉर्म में, उसको इतनी हीट भी क्या है टॉलरेट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो इतनी हीट में भी काम कर सके। तो इस टारगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज करते हैं। वो क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, हाई हीट कैपेसिटी, हाई एटॉमिक नंबर। ये तीन तो आपको पता चल ही रही होंगी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, इतनी हीट में क्या है वो मेल्ट ना कर जाए। उसकी हीट कैपेसिटी और कंडक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो खुद अपने पास ही ना रखे, आसपास उसको कंडक्ट कर दे। इसीलिए जो ये टंगस्टन यहाँ पे टारगेट होता है उसको कॉपर स्टेम में इम्बेड किया होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि कॉपर भी क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। तो जो ट्यूब है वो ठंडी भी करनी होती है हमने, इतनी हीट में वो क्या है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, तो उसको ठंडा भी रहना होगा। ये भी प्रॉपर्टी टारगेट की होनी चाहिए। और ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है ऊपर बताया कि किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे, नंबर ऑफ शेल्स की प्रॉपर्टी है। तो जितना हाई एटॉमिक नंबर होएगा उतनी नंबर ऑफ शेल्स ये ज्यादा होंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करेगा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जितनी भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स हैं प्रेजेंट, उनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, दैट इज 3422 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 74। तो ये सारी प्रॉपर्टीज टंगस्टन फॉलो करता है। तो टंगस्टन को हम एक्सरे ट्यूब में एज अ टारगेट यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक्सरेज आर इफेक्टेड बाय electric field, magnetic field, both electric and magnetic field, unaffected by electric and magnetic field. एक्सरेज मैंने आपको बार बार बताया क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। मींस जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें नैनोमीटर की रेंज की जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सरेज। तो एक्सरेज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो क्या हुई? न्यूट्रल। अगर उनपे कोई चार्ज ही नहीं है तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट होंगी? नो। तो जो हमारी एक्सरेज हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है तो दे आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो अनअफेक्टेड बाय बोथ, दी आंसर। नेक्स्ट है लास्ट 11th क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट लिए मैंने यहाँ पे, जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं एक्सरे में वो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट वेलोसिटी and kinetic energy of electron striking the target of X-ray tube operated at 50 किलोवोल्ट। तो यहाँ पे जो ये वाली वोल्टेज है वो क्या है? यहाँ पे एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है वो गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में पहले गिवन क्या है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट इज 50 किलोवोल्ट। तो मैं इसको 50 × 10⁻³ वोल्ट की फॉर्म में लिख रही हूँ।
फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन हमें पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ईवी। ये ई क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे चार्ज पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्टेज गिवन है हमें कितनी 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 80 इंटू यहाँ पे -19, ये 3 तो क्या हो जाएगा -16। काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या होगी, जूल, क्योंकि ये सारी क्या है एसआई यूनिट्स यूज करी हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन हमसे यहाँ पे वेलोसिटी भी पूछी गई है। हमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में रिलेशन पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी अभी फाइंड करी क्या है, 80 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ से 2 इंटू ये 80 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाय ये मास। मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यहाँ पे स्क्वायर था तो इस साइड आके स्क्वायर रूट हो गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करना, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 13 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई और वेलोसिटी आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड हमसे क्या पूछा गया है, मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैंने आपको ऊपर ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी रिलेशन बताया था, क्या होता है लैम्डा मिनिमम। ये लैम्डा मिनिमम किसका है, एक्स-रे का। क्या होता है 12,400 डिवाइड बाय यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, यहाँ पे v होता है ना, मैं आपके लिए पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 12,400 डिवाइड बाय v की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ वेवलेंथ कहाँ किस में आएगी, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 248 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एमिटेड। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, c/λ। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि दोनों में क्या है इनवर्स रिलेशन। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेवलेंथ मिनिमम। ऊपर सेकेंड पार्ट में फाइंड करी, दैट इज 248 इंटू 10⁻13 मीटर। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1.2 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। और क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड पर फोटोन। तो यहाँ से एनर्जी और फोटोन की फ्रीक्वेंसी, उसमें रिलेशन पता है हमें क्या होता है, इज इक्वल्स टू h/nu। मैक्सिमम एनर्जी पूछी है तो एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड करी, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी क्या वैल्यू थी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू ये फ्रीक्वेंसी क्या है 1.2 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है पर सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे पर सेकंड यहाँ पे कैंसिल होके फाइनली जूल आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.92 इंटू 10⁻⁻15 जूल। तो ये 4 पार्ट थे लास्ट क्वेश्चन में। पहले तो हमने काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी थी, हमें बस गिवन क्या था क्वेश्चन में, पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में। उसके बाद हमने जो वहां पे एक्सरेज प्रोड्यूस हुई उसकी मिनिमम वेवलेंथ निकाली, उससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली मैक्सिमम और मैक्सिमम एनर्जी निकाली। तो ये मुझे लगता है कि एक्सरेज को हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया, जितने भी वहां पे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जंक्स, डबल स्लिट और इंटरफेरेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।